जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या आपल्या विशेष आणि लोकप्रिय कार्यक्रमात पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. एका आठवड्याच्या विश्रांतीनंतर पंडितजींबरोबर आज मी पुन्हा आले. असा हा कार्यक्रम आहे जिथे 100% वर्तवलेली भविष्यवाणी ही खरी उतरत असते आणि फक्त राजकीय नाही तर सामाजिक विषयांवर सुद्धा आपण भाष्य करत असतो, भविष्यवाणी करत असतो. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर आज आलेले आहेत. पंडित जी, आपका स्वागत करते हुए एक बार आपको बधाई आपको देना चाहूंगी उस बात के लिए, हरीश रावत का जो प्रेडिक्शन आपने पिछली बार किया था उसके बारे में। जी हाँ बिल्कुल। पंडित जी, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि पंडित जींनी मागच्या आठवड्यात शनिवारी नेमकी काय भविष्यवाणी हरीश रावत यांच्याबद्दल वर्तवली होती? बीजेपी ने किसी तरह की कोई चाल चली है तो डेफिनेटली बीजेपी उसके लिए उनको नुकसान होगा आगे जाकर। वहाँ पर गवर्नर राज लग गया। गवर्नर राज के बाद में इस वक्त मेरे ख्याल से 10 तारीख को हरीश रावत ने 2 घंटे के लिए सरकार ने वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ख़त्म किया है जी। और 2 घंटे में हरीश रावत को वहाँ पर अपना बहुमत साबित करना है। मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए कि कांग्रेस अपना बहुमत साबित करेगी। 9 बागी विधायक जो हैं उसमें शामिल नहीं होंगे, जो कांग्रेस के लिए एक ड्यूस है। ड्यूस होता है जो हम टेनिस खेलते हैं, तो ये ड्यूस जो है वो कांग्रेस के लिए साफ साफ नजर आता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने फेंके हुए पासे से ही परास्त होती हुई दिखाई देती है और हरीश रावत जो है पुनः मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। पंडित जी, हम तो कहते हैं कि भविष्यवाणी 100% सही निकलती है। यहाँ तो 150% सही निकली है जो आपने कहा है। तो कहिए, आज किन मुद्दों पर, किन विषयों पर आप भविष्यवाणी करने वाले हो? सबसे पहले तो मैं मेरे साईं का और जिनकी मैं आराधना करता हूँ, मैं अजमेर शरीफ को बहुत मानता हूँ, मौला का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसी भविष्यवाणियाँ जो हैं मेरी सच होती हैं। ये सब बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है। और जब आज की भविष्यवाणी की बात करें तो आज हम मेरे ख्याल से सबसे पहले लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पूरे कर लिए और कुछ बड़े बड़े नेता जो हैं जिस तरह वाणी का उपयोग कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और महाराष्ट्र में एक्सपेंशन कब होगी। तीसरा 5 जगहों पे इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें 5 में 3 का भविष्यवाणी हम करेंगे। और उसके बाद में फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, अपना निफ्टी है, सोना चांदी, और डेफिनेटली जैसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनके ऊपर हम पूरा अध्ययन करके भविष्यवाणी करते हैं। और आप सबका आशीर्वाद और शुभेच्छा हमेशा इन भविष्यवाणियों को सत्य ठहराती हैं। मैं तो सेवक हूँ और आपके सामने सिर्फ जो लिखा होता है वो पढ़ के बता देता हूँ। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत गंभीर मुद्दे हैं जो आज हम उठाने वाले हैं, आपकी बातों से पता चल रहा है हमें। तो पहला मुद्दा हम उठाते हैं बयानबाजी। बिल्कुल, जो आपने कहा बीजेपी के कुछ नेता, और उनमें नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं, उसमें अरुण जेटली भी शामिल है। और हाल ही में स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि रघुराम राजन को चले जाना चाहिए, शिकागो चले जाना चाहिए। जी हाँ, रघुराम राजन को चले जाना चाहिए अमेरिका में। तो अब कहिए कि ये जो बयानबाजी है 2 साल बाद कहाँ ले जा रही है बीजेपी को, क्या इससे हल निकलने वाला है? मैं यहाँ दर्शकों को एक बात याद कराना चाहता हूँ कि जब माननीय नरेंद्र मोदी अपनी कैंपेन शुरू करने वाले थे तो यूपी में, बिहार में कुछ नेताओं ने उनको हिटलर बोला था, मुसलिनी बोला था। तो उनकी वाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई और नरेंद्र मोदी जो है एक राजा के रूप में सामने आकर खड़े हो गए। कहते हैं कि कुंडली और ग्रह दशा और लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं टाल सकता। कोई सक्षम व्यक्ति पढ़कर आपके तक पहुंचा देता है। हो सकता है कि ऊपर वाले की सेवा करते हुए वो सक्षमता मुझ में आ गई हो, मगर एक बात ध्यान रखें, अपने पापों का, अपने पुण्यों का भुगतान आपने खुद करना है। मैं ये भविष्यवाणी करने से पहले बोल देता हूं। तो वो 2 साल पहले वाले नरेंद्र मोदी जो थे, अगर आपको याद हो, जो विनम्रता से सब सभाएं करते थे, लोगों का अभिनंदन करते थे, और उनका बदलाव कहां से शुरू हुआ कि जब उन्होंने दिल्ली में अपने कैंपेन, दिल्ली इलेक्शन में कैंपेन शुरू किया तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं बहुत ही भाग्यवान हूं, मुझे वोट दो। तेल सस्ता हो गया, महंगाई कम हो गई, मगर अभिमान नहीं करना है।
वृश्चिक राशि माननीय नरेंद्र मोदी की है, वृश्चिक राशि जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। और एक हमारे देश में एक ही ऐसा नेता हुआ है जिसने डूबते हुए सूरज में जाकर शपथ ली है, वो है हमारे आज के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो आज अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं तो नरेंद्र मोदी साहब से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमारे भारत में केरला एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ के लोग हिंदुस्तानी हैं, उनको सोमालिया के साथ में मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है कहीं ना कहीं। वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि है, मंगल के साथ शनि बैठा हुआ है। मंगल आपके न्यूरो सिस्टम को, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्वीट कैलकुलेशन, ये गणित आप देखिए कि मंगल जो है आपके न्यूरो सिस्टम को कंट्रोल करता है, इट रिप्रेजेंट्स योर न्यूरो सिस्टम। तो 16/9/2016 तक मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है और कहते हैं कि जो आपका माइंड कमांड करता है आपकी वाणी को, वही आप बोलते हैं। माइंड की कमांड की हुई, तो यहां पर कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में शनि की 7.5, उसके ऊपर मोदी जी की वृश्चिक राशि, ऊपर से अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी साहब और जेटली साहब की बात करते हैं तो जेटली साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भगवान बन गया है। जी हाँ। मैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और श्री अरुण जेटली साहब को यह कहना चाहता हूं कि हमारे 9 ग्रहों में एक न्यायाधीश है जिसको भगवान भी कहते हैं और दैत्य भी कहते हैं, वो है शनिदेव। इसलिए शनिदेव जो है वो न्यायाधीश है और उसी को ही न्यायाधीश माना जाता है। भारत नहीं, पूरे विश्व में न्यायाधीश को भगवान का ही रूप माना जाता है। इसलिए आपके अनचाहे बोल भी जो है वो सत्य है। और दूसरा, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं वो आज नहीं, पिछले 1 साल से ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो हमारे देश की पुत्रवधू सोनिया गांधी हो, चाहे वो उनके पुत्र राहुल गांधी हो, उनके लिए ऐसी वाणी का उपयोग करते हैं। और अभी उन्होंने अपनी ही पार्टी द्वारा मनोनीत, यानी चाहे वो कांग्रेस के टाइम के ऊपर उनको गवर्नर बनाया गया था, रघुराम राजन के लिए बोल दिया कि इनको तो शिकागो चले जाना चाहिए। आप ये सोचिए कि आपकी थाली में पड़ा हुआ खाना जो है आप उसको कैसे निंदा कर सकते हो। आप अपने ही लोगों की निंदा करनी शुरू कर दोगे। आपने टीएस ठाकुर को अध्यक्ष, अपने चीफ जस्टिस बनाया, आपने न्यायाधीश के लोग जितने जजेस हैं उनको वहाँ पे अनुबंधित किया, तो आप उन्हीं के खिलाफ कैसे बात कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणपति बप्पा की आराधना करें, गणपति बप्पा की आराधना करें, ताकि आप, क्योंकि वो बुद्धि और वाणी के भगवान है। और ओम शनशनेश्वराय नमः। 16/9 तक ऐसी कई भाषाओं का उपयोग हो सकता है। मोदी जी ने 40 रैलियां की, बिहार में 60 सीटें मिली, 59 सीट्स मिली टू बी प्रिसाइज। मगर इस वक्त किसी भी तरह की ये जो वाणी है, ये मैं यही कहूँगा कि ये 2 साल में आपने बहुत कुछ किया है, लोगों ने आपकी पीठ भी थपथपाई है, मगर बहुत कुछ नहीं भी किया है, उसको भी देखना जरूरी है। महंगाई बढ़ी है, तेल के भाव वापस मोदी जी बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए, तेल के भाव वापस बढ़ रहे हैं। आपने पिछले 3 हफ्तों से 2 बार तेल के भाव बढ़ा दिए हैं। और आगे आने वाले दिनों में शनि की वक्र दृष्टि, 16/9/2016 तक मंगल के साथ में शनि $50 पर, ऑयल $50 पर बैरल हो गया, तो आपका भाग्य कहाँ गया। इसलिए अभिमान में कोई भी शब्द मत यूज करें। मैं एक चाणक्य की भांति और एक ब्राह्मण के रूप में आपसे ये अनुरोध करता हूं कि ये कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि पे 7.5 का प्रभाव है, प्रकोप कह लीजिए। बिल्कुल, प्रकोप कह लीजिए तो प्रकोप है। इसलिए इनकी वाणी के ऊपर नियंत्रण। और दूसरा, जब आदमी जीतता है तो वो अभिमानी हो जाता है, जब वो हारता है वो तिलमिला जाता है। बिहार में हारे, दिल्ली में हारे, आगे आने वाले दिनों में 5 स्टेट्स हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हार, मैं तो कहूँगा कि अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। और इंपॉर्टेंट जो
अभी जो आपने जो शुरू में दिखाया उत्तराखंड में जो इनके साथ हुआ, जी हाँ। वो एक बहुत ही मानहानिकारक हाँ, वो एक बहुत ही गलत था। उसके ऊपर आप विजय वर्गीय को या किसी को भी स्कोल्ड नहीं कर सकते। आपकी अपनी गलतियां हैं, आपके अपने ग्रह दशा है। उस ग्रह दशा के निर्माण के माध्यम से आप ये गलतियां कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप 40 रैलियां करिए, 50 रैलियां करिए, मगर वाणी का दुरुपयोग जो है वो डेफिनेटली आपके लिए और मुसीबत खड़ी कर सकता है। आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतियां हैं। 2 साल में इन्होंने बहुत कुछ किया और मैं ये देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो है एक सक्षम प्रधानमंत्री की तरह, मगर यहां पर हम 2 सालों की बात करें तो इनके ही शब्द हैं कि सबका साथ सबका विकास। जी हाँ। सबका साथ सबका विकास कैसे होगा जब आपकी पार्टी में 25 लोग आपके विरुद्ध हैं? आज पूरी दुनिया में, तो ओपनली आपके सामने बोल रहा हूं दर्शकों के सामने, कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो हैं, लोग ये कहते हैं कि 4 लोग सरकार चला रहे हैं, बाकी बाहर बैठे हैं। उनके गुरु अडवाणी कह लीजिए, मुरली मनोहर जोशी कह लीजिए, यशवंत सिन्हा कह लीजिए और सुषमा स्वराज कह लीजिए, कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं उनके मन मुटाव है। और मैं काफ़ी अपने कार्यक्रमों में हाथ जोड़कर कह चुका हूं कि एक परिवार एक छत के नीचे बात करके उसको सुलटाया जाए तो देश का भाग्य और चमक सकता है, देश में निर्माण हो सकता है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। मगर एकला चलो जो है वो डेफिनेटली कहीं भी आपको वो चुनौतियां खड़ी करता रहेगा। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने कही है इन समय, और एक मुख्य संदेश जो बीजेपी के लिए है वो एक सबको साथ में लेके चलने का है और अपनी जुबान पे काबू रखने का है, जो हम भी बीजेपी के पास आपका जो ये संदेश है ज़रूर पहुंचाएंगे। पंडित जी, थोड़ा अपने महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बात तो हो रही है, चर्चा तो हो रही है कैबिनेट के विस्तार की, लेकिन कब होगा ये विस्तार, अब ये बड़ा सवाल बन चुका है। तो कहिए, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है कैबिनेट विस्तार के बारे में? महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में भी एक बहुत ही संशय वाली प्रवृत्ति बनी हुई है। जहां जहां बीजेपी है वहां वहां से शिवसेना, हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया। आपने तो आम बोला पर ये बात सही है। हरियाणा में पकड़ लीजिए तो वहाँ पे इनके सहयोगी इनसे बाहर हो गए। पंजाब में पकड़ लीजिए तो पंजाब के इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि अकाली दल इनके साथ कितना है। बिहार में पकड़ लीजिए तो इनके साथ नीतीश कुमार खड़े थे। वहाँ पे एक और मोदी हैं जो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। जी हाँ। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बात का जो वहम है कि हम अकेले इस देश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा सकते हैं। नहीं, ये देश गंगा यमुना ऐसी तहजीब का मालिक है जो आज कम से कम 1200 सालों से मुस्लिम है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, यहूदी हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसी हमारे भाई हैं जिनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। भगवा फड़कना चाहिए। हिंदुस्तान है, वो मैं मानता हूँ आपकी बात, कहीं ना कहीं आरएसएस की पृष्ठभूमि जो है उसके ऊपर ठीक है, मगर कहीं भी आप बाकी जातियों को नाराज करके नहीं चल सकते। महाराष्ट्र की बात कर रहे थे तो महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई पूरे देश में जग जाहिर है। तो यहाँ पर भी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं बनी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना अपने अधिकार मांग रही है। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस हर प्रयत्न जो करते हैं उसमें विफल हो जाते हैं, नहीं हो पा रहा वो जो वो करना चाहते हैं। अभी एक्सटेंशन की बात करें तो 6 तारीख को शायद एमएलएज के नाम घोषित होंगे। उसके ऊपर भी हम अगले हफ्ते बोलेंगे कि कौन कौन एमएलए और कौन कौन राज्यसभा बनेगा। कुछ नाम मेरे पास हैं जिनकी कुंडलियां मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूं। मगर एक्सटेंशन की बात करें तो मॉनसून सदन से पहले पहले एक्सटेंशन होती हुई दिखाई देती है। अच्छा। कुछ लोगों को निकाला जा सकता है, कुछ लोगों को डाला जा सकता हूं। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, पर डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, जैसे नरेंद्र मोदी वहां दिल्ली में कर रहे हैं, यहां पर देवेंद्र फडणवीस करेंगे। मगर एक हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है, सलाह है कि कहीं ना कहीं अपनी सहयोगी पार्टी को जरूर प्रसन्न रखें, नहीं तो बीएमसी का इलेक्शन एक तरफा हो सकता है। इनफैक्ट ये पूछने ही वाली थी, एक्सपांशन आपने कहा कि मानसून सत्र से पहले हो सकता है, लेकिन क्या वो विवाद मुक्त होगा? विवाद मुक्त तो देखिए अभी कहीं भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो विवाद खुद खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये समझने वाली बात है। हाँ, विवाद खुद खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, ये समझना होगा हाँ, उन्हें। अपने न्यायाधीश को आप भगवान कहते हो, स्टायर करते हो, व्यंग्य करते हो। अपने गवर्नर को आप कहते हो आप इसको शिकागो चला जाना चाहिए। वो व्यक्ति जो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी शिकागो कंपनी, तो हंसते हंसते उनको वेलकम करेगी, ऐसी बात है। वर्ल्ड बैंक उनको जी, स्वागत, हाँ, जी वर्ल्ड हाँ, बैंक स्वागत करेगी। जी हाँ। वो जिस तरह से रघुराम राजन की एक स्पीच में मुझे याद है आज भी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आई हैव टू डू डीप सर्जरी ऑफ एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ ऑल द बैंक्स, इट विल टेक सम इयर्स। आज आपने इतना बड़ा 13 लाख करोड़ रुपए का लोगों का पैसा है, कोई लंदन भाग गया है, कोई भागना चाहता है, कोई एब्सकॉन्डिंग है, हाँ। तो इन सबको दुरुस्त करने के लिए सरकार की सहायता की ज़रूरत है, सीबीआई की सहायता की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अंकुश लगता है कि दुकानदारी शुरू कर दिया, नहीं, मगर अच्छे कामों के लिए हम आपकी पीठ थपथपाते हैं। और ग्रह दशा अच्छी है, नहीं अच्छी है तो उसको अच्छी करने के लिए आपको मंत्र उच्चारण और अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए, तिल मिलाना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, और एक गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर मुझे भविष्यवाणी आपसे सुननी है, और वो है 19 तारीख को जो नतीजे चुनावों के आने वाले हैं। इससे पहले हम भाष्य कर चुके हैं पिछले शनिवार को। अब बताइए 19 तारीख को में क्या चुनाव के रंग आपको दिखते हैं? देखिए, जब हम जयललिता, पहले शुरू करते हैं तमिलनाडु से। जी हाँ। जब हम जयललिता अम्मा की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक एक्ट्रेस से राजनीति में आई हुई एक ऐसी स्त्री जिसने अपने प्रांत को बहुत प्यार किया, और बिल्कुल 24/2/1948 सिंह राशि, जैसे ही शनि की 7.5 खत्म हुई, अम्मा के ऊपर मेजॉरिटी के साथ जीत कर आई। आपने देखा पिछली बार। और सबसे ज्यादा प्रांतीय पार्टी में अगर किसी को सीटें मिली हैं तो जयललिता को मिली हैं। एमपी सबसे ज्यादा कांग्रेस के ऑलमोस्ट नजदीक उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। अब प्रांतीय या मद्रास में एक इलेक्शन हुआ जो कि स्टेट इलेक्शन था, जिसमें जयललिता की बाकी के जो विरोधी हैं, करुणानिधि है, भारतीय जनता पार्टी है, और बाकी जितनी भी पार्टियां, उन सबकी कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात पक्की है कि जयललिता will easily win this election with a big margin। अच्छा। आपने कभी डर्बी का रेस देखा हो तो जीतने वाला जो है वो 5 लेंथ पीछे देखता है, तो कहीं ना कहीं 4 या 5 लेंथ से जयललिता ये इलेक्शन जीतती हुई दिखाई देती हैं। और दूसरा, कलकत्ता की बात करते हैं, एक सर्वसामान्य स्त्री, बिल्कुल 200 रुपए की साड़ी और 100 रुपए का चप्पल पहनने वाली ममता बनर्जी, जो आज भी अपने वो बदली नहीं है, आज तक बदली नहीं है, अपने घर में रहती हैं और गरीब, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने उन गरीब का दर्द देखा हुआ है। और वहां पर कांग्रेस और सीपीएम इकट्ठे बैठे हुए हैं ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं परास्त करने के लिए। 5/1/1955 दीदी का डेट ऑफ बर्थ है, और इस डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो शनि की उत्तम महादशा लगी हुई है। शनि की उत्तम महादशा लगी हुई है। 5:39 शाम को उनका कलकत्ता में जन्म हुआ। शनि की उत्तम महादशा 26/1/2006 से 26/1/2025 तक लगी हुई है, और शनि उनका इतना प्रबल है कि कहीं ना कहीं कितने 20 के 25 साल का वहां पे मार्क्सिस्ट राज जो है उसको उधेड़ कर, फेंक कर ममता बनर्जी वहां पे चीफ मिनिस्टर बनी थी। और आज यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो वापस रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। ये कुंडली, उनकी कुंडली का गहनता से अध्ययन करने के बाद ये साफ नजर आता है कि ममता बनर्जी वंस अगेन विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। बिल्कुल। तीसरा, केरला की बात करते हैं। केरला में वापस कांग्रेस और सीपीएम अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयत्न किया, पर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे कितनी भी रैलियां की हों। वहाँ पर मोदी जी के बयान ने आग में तेल का काम कर दिया। आप समझी ना? जी हाँ, कहीं ना कहीं जैसे बिहार में इन्होंने बोला था कि अगर नीतीश कुमार जीते तो पाकिस्तान में लड्डू बनेंगे, आपको याद होगा। हाँ, अमित शाह ने कहा था। हाँ, तो इसी तरह यहाँ पे सोमालिया के साथ में उनको मिलाकर अपने आप पाँव में कुल्हाड़ी मार ली
विनाश काले विपरीत बुद्धि कहूंगा मैं, तो ये 3 स्टेट सबसे बड़ी हैं रुजुता जी। बिल्कुल। आसाम का मैंने अभी तक प्रेडिक्शन नहीं किया, पौंडीचेरी में डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी हाँ या ना 50-50 बोलूंगा विजयी हो सकती है। मतलब जो आने वाले 5 स्टेट्स है बीजेपी के लिए काफी सारी चुनौतियां और आगे चल के खड़ी होने वाली है। 3 स्टेट ही मेन है, जी हाँ, वो तो बाकी तो छोटे हाँ, राज्य है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल बहुत छोटे राज्य। बिल्कुल। पंडित जी, अगला विषय जो है, वापस हम महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। साध्वी प्रज्ञा जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट विषय है। एनआईए ने उनको क्लीन चिट दी है। बेसिकली एनआईए ने उनको क्लीन चिट दी है और कर्नल पुरोहित जो है उनके ऊपर का मौका हटाने की सिफारिश की है। तो देखिए, क्या, हाँ बोलिए। बहुत बड़ी बात कही आपने। जी हाँ। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। जी हाँ। हमारे देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, मालेगांव ब्लास्ट के साथ में जुड़ा हुआ मुद्दा है, भारतीय उग्रवाद को उजागर करने का मुद्दा है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर हिंदुस्तानी उग्रवाद का बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं मैं कुंडली के ऊपर आधार पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उस भाग्य को मैं पढ़ता हूं। तो मित्रों, प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा ठाकुर टू बी प्रिसाइज, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है, वो 16 नवंबर से पहले पहले बाहर आती हुई दिखाई देती हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए बहुत ही अच्छा समाचार होगा। मगर कर्नल पुरोहित की बात करें तो उनको 1.5-2 साल और अंदर रहना पड़ सकता है। और यहां तक मुझे लगता है कि 16/9/2016 के बाद उनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि मंगल के साथ अलग हो जाएगा। मगर अगर वो फरवरी 2017 से पहले बाहर नहीं आए तो उनकी मुसीबत बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। मगर प्रज्ञा जी की कुंडली का अध्ययन करें तो शी कैन कम बैक एंड लेट मी प्रेडिक्ट फर्दर, शी मे बी नॉमिनेटेड एज राज्यसभा ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। देखिए आप, बिल्कुल। शी मे बी नॉमिनेटेड एज भारतीय जनता पार्टीज राज्यसभा मेंबर। ये भी आप समझ के ले लें, आगे आने वाले दिनों में प्रज्ञा जो है वो भारतीय जनता पार्टी, ये तो इतिहास बदलने वाली बात हो गई। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, राजनीति में अपना पहला कदम बीजेपी के लिए मैं कह रही हूँ कि ये इतिहास बदलने वाली बात होगी कि जिन्होंने जेल में काटे हैं कुछ महीने, उनको वापस राज्यसभा में लाया जाएगा। लेकिन पंडित जी, बहुत कम समय, जेल का तो ठप्पा लग गया तो आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाता है। बिल्कुल। आप देखिए कितने बड़े बड़े नेता हैं, एक बार जेल गए तो बाद में लालू जी को पकड़ लीजिए। बिल्कुल। और मैं अभी बाकी लोगों के नाम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये उग्रवाद की बात थी इसलिए मैंने कहा। लेकिन पंडित जी, बहुत समय कम बचा हुआ है, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स के बारे में जानने के बगैर तो आज हम आपको जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। 25,460 के ऊपर भी मैं सीधा आता हूँ, 60 के ऊपर बंद हुआ। 25,200 से आज फिर भी मुझे आज नीचे जाता नहीं दिखाता। 26,000 के ऊपर मार्केट कभी भी जा सकती है। पी नोट छोड़ दीजिए, अंतरराष्ट्रीय डाउनफॉल देख लीजिए। मित्रों, 25 के नीचे मुझे मार्केट जाती नहीं दिखाई देती। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है उस 7,816 के ऊपर बंद हुई। कहीं ना कहीं निफ्टी जो है 7,725 का नीचे का आंकड़ा है और ऊपर का आंकड़ा वापिस 8,000 का मुझे दिखाई देता है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने वैसी ही छलांग लगाई जैसे हमने भविष्य बोला था। गोल्ड 30,000 के ऊपर वापिस चला गया। ऊपर का आंकड़ा ज़्यादा नहीं है, हो सकता है 2 हफ्ते में गोल्ड वापिस 29,300 और 200 भी आ सकता है। ऊपर का जो वो है वो 30,500 तक जा सकता है। चांदी की बात करें तो 40,974 रुपये चांदी बंद हुई। 41,500 ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सोना नीचे जाएगा ऐसे चांदी भी 39,400 तक आ सकती है। क्रूड ऑयल जंप मार रहा है, 3,092 पर बैरल चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में आई सी इट हैपनिंग 3,250 आल्सो एंड द डाउन साइड ऑफ क्रूड ऑयल विल रिमेन 2,900। क्रूड ऑयल विल जंप, शनि मंगल 16/9 तक क्रूड ऑयल जो है वो कहीं ना कहीं 4,000 रुपये भी छू सकता है। बिल्कुल पंडित जी, काफ़ी गंभीर मुद्दे थे जो आज हमने उठाए और आपने आज भी बड़ी भविष्यवाणी की हुई है और हम सब उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। जिन मुद्दों को आपने छुआ है वो सब हमारे करीब है। राजनीति, भले ही राजनीति के मुद्दे हो, लेकिन हम सबके करीब है ये सब मुद्दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हिस्सा लिया इस प्रोग्राम में और भविष्यवाणियाँ इतनी सारी की है गंभीर मुद्दों के ऊपर। कार्यक्रम खत्म तो करने वाले हैं हम, पण त्यापूर्वी
आपल्याला दरवेळी पत्र येत असतात प्रेक्षकांची, त्यातली काही पत्र, त्यातली काही नावं आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि यातलं एक नाव खूप महत्त्वाचं आहे, कारण राजस्थानहून बजरंग मोदी आहेत, ज्यांनी वेळोवेळी वारंवार आपल्याला कळवलेलं आहे की हे कार्यक्रम ते आवर्जून बघतात आणि राजस्थानमधनं म्हणून आवर्जून आज त्यांचं नाव मी घेतलं. याशिवाय अभिजित अटल, मधुर रुद्रावर, भोसले, रवींद्र राका, पुष्कर चोपडे, संदीप पवार, श्रीकांत बोरवाके, अंकित परदेशी, ज्योती दुबे, धनंजय मार्कंडेय, सुरेश राणे हे काही आपले प्रेक्षक आहेत ज्यांनी आपल्याला मागच्या आठवड्यातल्या कार्यक्रमाबद्दल आवर्जून कळवलेलं आहे. राजमंत्र त्यांना आवडतो हे त्यांनी आवर्जून सांगितलेलं आहे. पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अंत तक पहुंच गए हम प्रोग्राम के आणि आज वेळी अभावी इकडेच थांबतोय. तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त.